हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम 2026 यानी 2026 में अगर आप एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज तक पहुंचना चाहते हैं तो ये रैंकर सीरीज आपके लिए वाकई रैंकर का काम करेगा, यानी आपके रैंक को लाने का काम करेगा। जब तक आपका बेहतरीन रैंक नहीं आएगा तब तक आपको अच्छे कॉलेजेस नहीं मिलेंगे। तो ये रैंकर सीरीज आपके रैंक को, बेहतर रैंक को लाने में बहुत ही मददगार होगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये सीरीज पूरी तरीके से डिपेंडेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जी हाँ, ये आपके रैंकर सीरीज का हर एक लेक्चर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अवगत कराएगा। एंड सिर्फ क्वेश्चन का आंसर टिक नहीं करेंगे, क्वेश्चन का आंसर यानी कि हर एक ऑप्शन को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे एंड वहां से और किस तरीके से सवाल बन सकते हैं उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे एंड फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके रहने वाली हैं एंड हर रोज शाम 7 बजे ये लेक्चर्स आपको अवेलेबल कराया जाएगा। ये आपका बायोलॉजी का क्लास है सबसे पहला। तो टॉप 10 एमसीक्यूज में करवाऊंगा जो कि आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है और या तो प्रीवियस ईयर आगे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और ये सेशन बिल्कुल बिल्कुल फ्री यूट्यूब पर रहने वाला है। एक सेकेंड रुक जाइए, थोड़ा सा ये सेशन बिल्कुल फ्री यूट्यूब पर चलने वाला है शाम 7 बजे। अगर आपको मान लिया जाए इसका पीडीएफ चाहिए है कि नहीं, तो आप हमारे उदित फार्मेसी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्रेंस एग्जाम के कोर्स में जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको रैंकर सीरीज के नाम से फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ पर बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिलता है। एंड आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए मैं टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी फ्री पीडीएफ मिल जाता है। एंड व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से फ्री पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाता है। ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं, तो आप हमारे सोशल मीडिया प्रोफाइल से भी जुड़ जाइए ताकि हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। एंड जो बच्चे नए हैं उदित एकेडमी के चैनल पर पहली बार हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो ताकि हर एक लेक्चर्स आपको मिलता रहे, ताकि एक भी लेक्चर आप मिस नहीं करें। और रैंकर सीरीज का हर एक लेक्चर कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मैच करवाएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, हाँ चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है जो कि हम लोग बिल्कुल इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में करने वाले हैं एंड ये 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच सेल ऑर्गेनल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सेल डिवीजन, यानी कि कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल कौन सा है जो कि सेल डिवीजन में हेल्पफुल होता है। ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेंट्रियोल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसको हिंदी में भी पढ़े तो वही चीजें हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेंट्रियोल तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए, जो बच्चे आंसर कर लिए अच्छी बात है, नहीं कर पाए ध्यान से सुनिएगा। सेल में जो सेल डिवीजन होता है, सेल में जो सेल डिवीजन होता है, इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल होते हैं उसका नाम होता है सेंट्रियोल। क्या नाम होता है? सेंट्रियोल नाम होता है। अब ये सेंट्रियोल कैसे सेल डिवीजन में हेल्पफुल होता है सर, चलिए बताते हैं। ये सेंट्रियोल जो आप सेंट्रियोल देख रहे हो इसको मैं इमेज के माध्यम से दिखाऊंगा। ये सेल होते हैं, सेल के अंदर यहां पर ये इस तरीके से सेंट्रियोल होता है। ये जो सेल डिवाइड करता है तो जो इसके क्रोमोसोम्स को डिवाइड करना होता है ना, 2 भाग में बटेगा, तो जो इसको स्पिंडल फाइबर ये जो बनाता है स्पिंडल फाइबर, ये स्पिंडल फाइबर इस क्रोमोसोम से जाके जुड़ता है और उसको अपनी ओर खींचता है ताकि आधा कंटेंट इधर आ जाए, आधा कंटेंट इधर चला जाए। तो सेंट्रियोल ही क्या बनाता है? स्पिंडल फाइबर का निर्माण करता है। सेंट्रियोल ही स्पिंडल फाइबर का निर्माण करता है जो कि आपके सेल डिवीजन में हेल्पफुल होता है। ठीक है, हाँ, जिससे कि आपका सेल डिवाइड हो पाता है और ये क्रोमोसोम को डिवाइड करने का काम करता है और 2 डॉटर सेल का निर्माण कर देता है। इस तरीके से आपका सेल डिवीजन हो जाता है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक सेकेंड, मेरे को कॉल आ रहा है, थोड़ा सा इसको मैं साइलेंट कर दूं ताकि आप लोगों के क्लास में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। टेक 1 सेकेंड। रुक जाइए, मैं क्लास ले रहा हूं अभी मैम। चलिए,
तो अभी हम लोग थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलिए, ऑफिस से कॉल था। तो अभी सेल ऑर्गेनल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सेल डिवीजन। कौन सा सेल डिवीजन में सबसे इंपॉर्टेंट है? तो सेंट्रियोल है। क्यों? क्योंकि ये स्पिंडल फाइबर का निर्माण करता है। किस चीज का निर्माण करता है? स्पिंडल फाइबर। अच्छा, स्पिंडल फाइबर किस तरीके से हेल्पफुल होता है? तो ये स्पिंडल फाइबर क्या करता है? ये स्पिंडल फाइबर जो ये क्रोमोसोम्स हैं इसको आधा आधा बांटने का काम करता है। इस तरीके से इसको खींच करके आधा आधा बांटने का काम करता है। ठीक है, वही चीजें देखिए लिखा हुआ है। सेंट्रियोल हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, यानी सेंट्रियोल कोशिका विभाजन के लिए स्पिंडल फाइबर बनाते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन विच सेपरेट्स क्रोमोसोम इनटू डॉटर सेल्स। यानी देखो, जो ये एक सेल है इसमें जो क्रोमोसोम्स हैं आप देख लो यहाँ पे, यहाँ क्रोमोसोम्स मैं बना देता हूँ एंड इसको दो भाग में बांटना है, आधा आधा। तो दो हिस्से में जो सेल बन जाएगा तो इसको डॉटर सेल कहते हैं। तो जो दो हिस्से में क्रोमोसोम्स का बंटवारा करने का काम करता है वो कौन करता है? स्पिंडल फाइबर। और ये स्पिंडल फाइबर बनाता कौन है? तो ये सेंट्रियोल सेल ऑर्गेनल बनाता है। ठीक है, जो कि देयरफॉर दे प्ले अ की रोल इन माइटोसिस एंड मियोसिस। अब ये सेल डिवीजन चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, दोनों में यहां पर ये रोल प्ले करता है। अगर हिंदी में बोले तो सेंट्रियोल जो है कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल फाइबर बनाते हैं जो कि गुणसूत्रों को अलग अलग, क्रोमोसोम को हिंदी में क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं, उसको अलग अलग नई कोशिकाओं में बांटने में मदद करते हैं। इसलिए यह माइटोसिस और मियोसिस में महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, चलो, तो मेरे ख्याल से आपने ये समझ लिया। अब एक क्वेश्चन इस पर बेस्ड क्वेश्चन मैं करवाता हूं, किस तरीके से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे सेंट्रियोल से सवाल आया था, हो सके अगले साल आपका सवाल देखने को मिल जाए स्पिंडल फाइबर से। क्वेश्चन है स्पिंडल फाइबर्स मेनली हेल्प इन, यानी स्पिंडल फाइबर का मुख्य कार्य क्या है? एनर्जी प्रोडक्शन, ऊर्जा का निर्माण करना, क्रोमोसोम सेपरेशन, गुणसूत्रों को अलग करना, या प्रोटीन सिंथेसिस करना, या तो लिपिड स्टोरेज करना। अगर वही ऑप्शन हिंदी में पढ़ें, ऊर्जा उत्पादन, गुणसूत्रों को अलग करना, या प्रोटीन संश्लेषण, या लिपिड संग्रह, तो बताइए। मैंने क्या बताया? जो सेल के अंदर सेंट्रियोल होते हैं वो स्पिंडल फाइबर बनाता है, और वही स्पिंडल फाइबर एक तरीके का क्या होता है? फाइबर होता है जो कि क्रोमोसोम को खींच के अलग करता है ताकि दो सेल में जा सके। यस, तो ये क्रोमोसोम सेपरेशन, वेरी गुड। जो बच्चे आंसर बी कर दिए उनका कंसेप्ट बहुत अच्छा क्लियर है, गुणसूत्रों को अलग करने का काम करता है। अब कुछ और भी क्वेश्चंस, मैंने बताया ना, सिर्फ क्वेश्चन करने से आंसर आपके एग्जाम में मैच नहीं करता है। यूं ही नहीं, हमारे एंट्रेंस एग्जाम के स्टूडेंट्स जो हैं, हमारे बैच के स्टूडेंट्स हैं, वो रैंक अंडर 10 रैंक 1, रैंक 7, रैंक 12, रैंक 13, रैंक 15 लगातार आया हुआ है। कारण क्योंकि हम लोग इस तरीके से एलैबोरेट करके चीजों को पढ़ाते हैं। करना क्या है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कर लिए हो गया, नहीं। अब मैं जो आपसे पूछ रहा हूं उसका जवाब देते चलो। सब कुछ आपका 11th 12th में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, और नहीं भी पढ़ा हुआ तो यहां सीख जाओगे। माइटोकॉन्ड्रिया से बहुत कॉमन सवाल आते हैं कि इसको क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? बताओ। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल। व्हाई वी कैन से दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल? क्यों हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं? क्योंकि पावर हाउस इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पे एनर्जी बनता है। क्या बनता है बताओ भाई? एनर्जी बनता है। अच्छा, एनर्जी किस रूप में बनता है? तो एटीपी के रूप में बनता है। तो आपसे एक सवाल ये भी आ सकता है कि भाई सेल का पावर हाउस किसको कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, है कि नहीं? हाँ, तो ये यहां से सवाल आते हैं। एंड आप अगेन आपके एक ऑप्शन मैं यहां पे देख रहा हूं, प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस से सवाल आता है, बताओ भाई सेल का कौन सा ऑर्गेनल है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है, यानी प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है, बताओ कोई बता सकता है? तो बताओ। तो प्रोटीन फैक्ट्री हमारा राइबोसोम कहलाता है। राइबोसोम, राइबोसोम, राइबोसोम ही आपका प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है, क्योंकि यहीं पर आपके प्रोटीन का निर्माण होता है। अच्छा, एनर्जी प्रोडक्शन कहां होता है सेल के अंदर? अभी जस्ट बताया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में सवाल बनेंगे एंड मैं आपको करवाने वाला हूं। अब आपको थोड़ा थोड़ा फील हो चुका होगा कि हाँ भाई, रैंकर सीरीज आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको इस चैनल पर, तो एक एक वीडियोस को देख डालिएगा। इसी तरह से बायोलॉजी के भी आएंगे, बायोलॉजी का तो आ ही रहा है, हम लोग 4 फैकल्टी मिलकर कवर करेंगे, एंड फिजिक्स का भी आएगा, केमिस्ट्री का भी आएगा। ठीक है, हाँ, एक भी लेक्चर मिस नहीं करना है। सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय, सिल्क किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? यानी रेशम, सिल्क को क्या कहते हैं? रेशम कहते हैं, सिल्क की सारी, रेशम की सारी। हाँ, किसके द्वारा बनाया जाता है? किसके द्वारा बनाया जाता है सिल्क? बताओ भाई। ऑप्शन है सिल्क वर्म, हनी बी, इंसेक्ट ऑफ लेक, या तो ऑल ऑफ दीज। भाई सिल्क वर्म यानी रेशम का कीड़ा, मधुमक्खी या लाख के कीड़े, या तो ये सभी। तो भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय, सिल्क किससे बनता है? सिल्क वर्म से बनता है, सिल्क वर्म से। ये
24 में पूछा हुआ सवाल है ना। हाँ, हनी बी से तो हमें क्या मिलता है, हनी बी यानी मधुमक्खी, इससे हमें हनी मिलता है, हनी मिलता है। सिल्क वर्म से हमें सिल्क मिलता है, सिल्क मतलब क्या, रेशम। एंड इंसेक्ट ऑफ लैक, लैक के इंसेक्ट्स यानी लाख का कीड़ा, मैं दिखा दूंगा कैसा होता है, इससे हमें लैक मिलता है, लैक मिलता है, ठीक है। हाँ, ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। इससे थोड़ा सा डीपली में क्वेश्चन कैसे जा सकता है मैं करवाता हूं, ध्यान से सुनना। ये देखो इंसेक्ट ऑफ लैक है, अगर नहीं देखे हो तो देख लो, ठीक है। देखो एक्सप्लेनेशन में क्या बोल रहा है, सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय द लार्वा ऑफ द सिल्क वर्म, ठीक है। अब सवाल यह आ सकता है कि भाई सिल्क वर्म के किससे प्राप्त होता है, तो लार्वा से प्राप्त होता है। और लार्वा को क्या कहते हैं, तो कैटरपिलर कहा जाता है, कैटरपिलर, कैटरपिलर कहा जाता है, ध्यान रखना। तो सिल्क वर्म के लार्वा से। और डिटेल में पूछता क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो सिल्क वर्म के जगह पे आपको उसका साइंटिफिक नेम दे देता। जी हाँ, ऐसा ही होता है। सिल्क वर्म में बॉम्बिक्स मोरी, क्या, बॉम्बिक्स मोरी इसका बायोलॉजिकल साइंटिफिक नेम है। तो आपके एग्जाम में अगर ऑप्शन सिल्क वर्म के जगह बॉम्बिक्स मोरी दे देता तो आप शायद कंफ्यूज होते, लेकिन सिल्क वर्म रहने पर तो आपने बहुत इजीली आंसर किया होगा। तो मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब सवाल बनेगी तो इस तरीके से डिफिकल्ट हो सकता है, तो याद रख लेना है। सिल्क वर्म को क्या कहते हैं, साइंटिफिक नेम बॉम्बिक्स मोरिक। सिल्क वर्म मतलब रेशम, रेशम से क्या बनाएंगे, बॉम्ब बनाएंगे, रेशम से क्या बनाएंगे, बॉम्ब बनाएंगे, यानी बॉम्बिक्स मोरी, ट्रिक है इसका। हनी बी प्रोड्यूसेस हनी, यस, हनी बी क्या बनाता है, हनी बनाता है, यानी मधुमक्खी हनी बनाता है और वैक्स बनाता है। वाइल लैक इंसेक्ट्स क्या प्रोड्यूस करता है, लैक, सिल्क वो नहीं बनाता। तो वही बोल रहा है रेशम सिल्क वर्म बॉम्बिक्स मोरी के लार्वा द्वारा, लार्वा क्या होता है पता है, उसके छोटा बच्चा, है ना। जैसे मेढक के लार्वा को पूछा जाता है, फ्रॉग के लार्वा को क्या कहते हैं, फ्रॉग के लार्वा को क्या कहते हैं। देखो मेरे मन में ना जैसे ही लार्वा वर्ड आया, मेरे लगभग 6-7 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेरे दिमाग में सेट है। तो मुझे याद आ गया कि हाँ भाई, एक बार सवाल आ गया था, फ्रॉग के लार्वा को क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, टेडपॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, टेडपॉल कहा जाता है, फ्रॉग के लार्वा को टेडपॉल कहते हैं। और जो ये एक्सपीरियंस है, जो क्वेश्चन का अनुभव है, इसको आपको लुत्फ उठाना है। इसी चीज से आपका एग्जाम क्रैक होगा और धीरे धीरे आपको भी आभास हो जाएगा जब आप रैंकर सीरीज को कंटिन्यू पढ़ते चलेंगे कि हाँ ये सवाल पूछा था, ये ऐसे पूछा था, ये तब पूछा था। इस तरीके से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेंगे, ठीक है। हाँ, रेशम सिल्क वर्म यानी बॉम्बिक्स मोरी के लार्वा द्वारा बनाया जाता है। एंड ध्यान रखें, मधुमक्खी शहद और मोम बनाती है, शहद और मोम बनाती है, तथा लाख के कीड़े लाख बनाते हैं, ये है लाख का कीड़ा। खैर इससे उतना कोई सवाल नहीं आएगा, ऑप्शन में था इसलिए मैं दिखा दिया, ठीक है। हाँ चलो, अब अगला सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आप मुझे जवाब देना। चलो देखो भाई, ये मेरे द्वारा बनाया हुआ सवाल है कि एग्जाम में एक्सपेक्टेड सवाल है कि यहां से आपके इस तरीके से सवाल बन सकते हैं। द साइंटिफिक नेम ऑफ द कॉमन सिल्क वर्म यूज्ड फॉर सिल्क प्रोडक्शन, यानी कि जो कॉमन सिल्क वर्म यूज होता है सिल्क के प्रोडक्शन के लिए, उसका साइंटिफिक नेम क्या है। जवाब दो, एपिस इंडिका, बॉम्बिक्स मोरी, ल्यूसिफर लेका या म्यूकोसा डोमेस्टिका। म्यूकोसा डोमेस्टिका। बताओ भाई, रेशम उत्पादन के लिए उपयोग होने वाले सामान्य सिल्क वर्म का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो अभी मैंने बताया सिल्क वर्म, सिल्क वर्म, सिल्क वर्म क्या बनाता है, सिल्क, सिल्क मतलब रेशम, और रेशम से क्या बनाएंगे, बॉम्ब बनाएंगे, बॉम्ब मतलब बॉम्बेक्स मोरी, बॉम्बेक्स मोरी। अरे भैया अगर आंसर कर दिए तो भाई आंसर कमेंट में बी लिखना चाहिए आप लोग का, है ना, बॉम्बिक्स मोरी, बॉम्बिक्स मोरी, है ना, वेरी गुड, बॉम्बिक्स मोरी, यह आपका रहने वाला है ऑप्शन नंबर सेकेंड। हो गया। चलो एक चीज मैं आप लोगों को मेंशन करना चाहूंगा, देखो भाई अगर लेक्चर अच्छा लगा, पहला लेक्चर है, तो अपना कमेंट में ओपिनियन जरूर देना कि भाई हाँ लेक्चर कैसा लगा, एंड इस तरीके के लेक्चर्स आपके लिए वाकई हेल्पफुल हैं या नहीं, ताकि हम लोग और बेहतर मेहनत करें। एंड मैं आपको मोटिवेटेड रखूंगा, आपका काम है आप हमें मोटिवेटेड रखो, इसलिए हम लोग एकदम म्यूचुअली काम करेंगे। एंड मैं आपके सक्सेस में ही हमारा सक्सेस है। जब आप बेहतर रैंक लाते हो तो मैं गर्व से बोलता हूँ, जैसे धनराज चौहान अपना रैंक 1 होल्डर था, है कि नहीं, तो मैं गर्व से उसका नाम लेता हूँ कि भाई अपना स्टूडेंट था। तो वही वाली बात है कि आपका सक्सेस मेरा सक्सेस, आपकी खुशी मेरी खुशी, जब आप मोटिवेटेड तो हम मोटिवेटेड। वही वाली बात है, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जिससे हम दोनों को सक्सेस मिले और हम दोनों जीवन में खूब आगे बढ़े, राइट। हाँ एकदम बढ़िया रखना है इसी तरह का सोच। तो एक कमेंट जरूर करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5, पेप्सिन इज एन एंजाइम्स विच एक्ट्स इन। बताओ भाई, पेप्सिन एक एंजाइम है जो कहां काम करता है, यानी पेप्सिन एक एंजाइम है जो किस माध्यम में काम करता है, किस माध्यम में। तो पेप्सिन किस माध्यम में काम करता है, तो ध्यान रखना ये 24 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं आपको बताता हूं पेप्सिन, ये देखो आपका पेट है ना, ये स्टोमक है, ये स्टोमक में ही आपका पेप्सिन
एंजाइम रिलीज होता है। ये क्या होता है? पेप्सिन एक एंजाइम है जो कि किसके द्वारा, पेट में एक पेराइटल सेल पाया जाता है, पेराइटल सेल है ना, पेराइटल सेल पाया जाता है, वही पेराइटल सेल रिलीज करता है पेप्सिन। और ये पेप्सिन याद रखना प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। अच्छा, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम मतलब क्या? प्रोटीन को पचाने का काम करता है, लेकिन ये एक्टिव तभी होता है जब आपके पेट में HCl होता है, पता है ना। HCl होता है तो जाकर के आपका पेप्सिनोजेन एक्टिव होकर पेप्सिन बनता है और वो वर्क कर पाता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पाता है। तो ये HCl के वजह से पेट का जो इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल एसिडिक इन्वायरमेंट होता है, एसिडिक पीएच होता है। एसिडिक पीएच क्या होता है? 1.2 to 1.8 पीएच। याद रखना, पेट का पीएच कितना होता है? हाईली एसिडिक होता है। तो 1.2 to 1.8 किसके वजह से? HCl की वजह से। और यही HCl है जिसको एक्टिवेट करता है पेप्सिन को, और पेप्सिन काम कर पाता है। ठीक है, चलो अब सवाल का जवाब दो। पेप्सिन एक एंजाइम है जो किसके तरह काम करता है? तो पेप्सिन एसिडिक मीडियम में काम करता है इन द स्टमक, या तो अल्कलाइन मीडियम इन द डुओडेनम, एसिडिक मीडियम इन द डुओडेनम, या तो अल्कलाइन मीडियम इन द स्टमक। याद रखना, स्टमक में काम करता है पेप्सिन और यहाँ एसिडिक मीडियम होता है, एसिडिक मीडियम यानी पेट के अम्लीय माध्यम में पेप्सिन काम करता है। और पेप्सिन का क्या मुख्य कार्य है? तो प्रोटीन का डाइजेशन है। किसका है? प्रोटीन का डाइजेशन है। अच्छा बताओ, पेप्सिन कब काम कर पाएगा? जब अम्लीय माहौल होगा। और अम्लीय माहौल किसकी वजह से होता है? तो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से जो आपका ये जो क्या कहते हैं इसको, अमाशय कहते हैं, यानी आपके स्टोमक का पीएच कितना होता है? तो 1.2 to 1.8 होता है। देखो वही चीजें यहां पर लिखी हुई हैं, ध्यान से सुनना एक्सप्लेनेशन में। पेप्सिन एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। प्रोटियोलाइटिक, लाइटिक वर्ड लग जाए यानी ब्रेक डाउन, यानी प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम है जो कि कहां प्रेजेंट होता है? आपके पेट में प्रेजेंट होता है, स्टोमक में। इट वर्क्स बेस्ट इन स्ट्रांगली एसिडिक पीएच, यानी जब बहुत स्ट्रांग एसिड, यानी कि बहुत स्ट्रांग मजबूत एसिड आपका हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है 1.5 to 1, मैंने बताया ना 1.2 to 1.8 याद रखो सबसे अच्छा है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एनसीईआरटी का लाइन है 1.2 to 1.8। ठीक है, जो प्रोवाइड करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। हिंदी में बोले तो पेप्सिन पेट में पाया जाने वाला प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम है। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा बनाए गए अम्लीय पीएच लगभग 1.5 से 2 के बीच में सबसे अच्छा कार्य करता है, प्रोटीन को छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ने का कार्य करता है। अगर एक इमेज के माध्यम से देखें तो ये आपका प्रोटीन जो पेट में जो आपका पेप्सिन और HCl मिलकर के गैस्ट्रिक जूस का निर्माण करता है। किस चीज का निर्माण करता है? गैस्ट्रिक जूस का। तो पूछेगा भाई गैस्ट्रिक जूस मतलब क्या? तो गैस्ट्रिक जूस यानी आपके स्टोमक के अंदर जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं उसके बारे में बात कर रही है। क्या क्या होता है उसमें? तो पेप्सिन होता है और HCl होता है। पेप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन का डाइजेशन। HCl का काम क्या है? पेट को एसिडिक इन्वायरमेंट देना जिससे प्रोटीन अच्छे से काम करे। और एक काम है बताओ, और एक काम है जो भी आपके माइक्रोब्स सूक्ष्मजीव वगैरह अगर खा लिए हैं तो उसको खत्म करता है, यहीं पे मार के खत्म कर देता है। ठीक है, हाँ, तो ये होते हैं स्टोमक से रिलेटेड। अब थोड़ा एक क्वेश्चन मेरा वाला क्वेश्चन करना आगे, चलो। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो बच्चे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, प्रॉपर सिलेबस के साथ कंप्लीट करना चाहते हैं, चैप्टर वाइज थ्योरी, MCQ, टेस्ट सीरीज सब कुछ चाहते हैं, तो आप हमारे डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम के बैच को भी एनरोल कर सकते हैं जो कि 20 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। न्यू बैच है, एकदम शुरू से लाइव क्लास होगा, डेली लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स होंगे, ई बुक PDF नोट्स होंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन होंगे, एंड इतने सारे टीचर्स, स्पेशलाइज्ड टीचर्स आपको चीजों की तैयारी करवाने वाले हैं ग्रुप E1 बायोलॉजी के लिए। और मात्र प्राइस है 499 रुपया, 1 ईयर की वैलिडिटी, यानी कि आपके यहां से एडमिशन ऐसा नहीं सिर्फ आपका एग्जाम करवा दिए हो गया, नहीं, काउंसलिंग तक आपको सपोर्ट मिलेगा जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है। ठीक है, इसके लिए कैसे करना है? बहुत सारे बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, नहीं भाई मुझे करना है, तो इसके लिए क्या करना होगा? आपको प्ले स्टोर पे जाना है एंड उदित फार्मेसी ऐप को सर्च करना है। ऐप को सर्च करने के बाद मोबाइल नंबर डालना है, नाम, ईमेल ID डालना है एंड कोर्सेज वाले सेक्शन में जाना है एंड डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम का कोर्स मिल जाएगा। इस कोर्स को मात्र 499 में परचेज करना है एंड परचेज करने के बाद आपको इस नंबर पे कॉल कर लेना है अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तब। अदरवाइज आप परचेज करके अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो परचेज करने में दिक्कत आ रहा है, कैसे ज्वाइन करें, नहीं करें या कैसे पेमेंट करें, तब इस नंबर पे कॉल कर लेना। सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक हमारी टेक्निकल टीम आपको कंप्लीटली हेल्प करने वाली है। एंड जो बच्चे नहीं भी परचेज करना चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड करके इस कोर्स को विजिट कीजिए, क्योंकि यहीं पर आपको रैंकर सीरीज का कंप्लीट वीडियो PDF फ्री में मिलने वाला है। ठीक है, हाँ, एकदम फोल्डर में।
क्योंकि ऐप यूट्यूब पे ऐसा कोई फैसिलिटी है नहीं कि हम आपको फोल्डर में दे सकें पीडीएफ, इसीलिए, और टेलीग्राम में अरेंज होके जाता नहीं है, इसीलिए हम ऐप पर आपको फ्री में दे दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, विच इज द लार्जेस्ट बॉडी सेल, 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताओ भाई, लार्जेस्ट बॉडी सेल, सबसे बड़ी शरीर की कोशिकाएं, ओस्टियोसाइट्स, स्पर्म्स, आरबीसी या न्यूरॉन? बताओ भाई, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो मेरे ख्याल से आप लोग बहुत आसानी से आंसर करेंगे, न्यूरॉन। सबसे लंबी और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? न्यूरॉन होती है। सबसे लंबी और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? न्यूरॉन की कोशिकाएं होती हैं। तो देखो, न्यूरॉन्स आर द लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी। सम न्यूरॉन्स लाइक मोटर न्यूरॉन्स कैन एक्सटेंडेड अप टू 1 मीटर इन द लेंथ। यानी न्यूरॉन्स सबसे लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट सेल है, एंड कुछ न्यूरॉन्स ऐसे भी हैं जैसे मोटर न्यूरॉन्स हैं जो कि 1 मीटर तक का लंबा होता है, जो कि आपका लार्जेस्ट साइज में लेंथ वगैरह हो जाता है, ठीक है। हाँ, न्यूरॉन शरीर की सबसे लंबी और बड़ी कोशिकाएं होती हैं। कुछ न्यूरॉन्स लगभग 1 मीटर तक लंबे हो सकते हैं, इसलिए आकार लंबाई के आधार पर सबसे बड़ी कोशिकाएं मानी जाती हैं, और यह आपका न्यूरॉन है, राइट। हाँ, अब ये बताएगा, एक बार आपसे सवाल आ गया था ऑस्टियोसाइट से। बताओ भाई, ऑस्टियोसाइट्स है ना, कहाँ का सेल है? बताओ, ऑस्टियोसाइट। तो मैच्योर बोन सेल को क्या कहते हैं? मैच्योर बोन सेल को, बोन सेल को यानी हड्डी के कोशिका को ऑस्टियोसाइट कहा जाता है। हड्डी के कोशिका को ऑस्टियोसाइट कहा जाता है। अच्छा, स्पर्म के बारे में याद रखो, स्पर्म क्या है? मेल गैमिट, मेल गैमिट इसमें पाया जाता है, स्पर्मेटोजोआ, मेल गैमिट है ना, नर युग्मक है ना। फीमेल गैमिट क्या होता है? जवाब दो, फीमेल गैमिट, सब लोग जवाब देना। तो फीमेल गैमिट क्या हो जाएगा? ओवम, ओवम, ओवम। फीमेल गैमिट ओवम, और मेल गैमिट स्पर्म। अच्छा, आरबीसी किस चीज के लिए हेल्पफुल होता है? आरबीसी क्या किस चीज के लिए हेल्पफुल होता है? जिसको रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। ये आपके ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। हाँ, चलो, इस तरीके से आपके एग्जाम में सवाल बनते हैं। देखो, अगला सवाल भी वैसे ही है। अगला सवाल है, आरबीसीज आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? बताओ भाई, आरबीसी का मुख्य कार्य, रेड ब्लड सेल का मुख्य कार्य, अभी मैंने बताया भाई, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना। किसका काम? इसका काम क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। और क्यों कर पाता है पता है? क्योंकि आरबीसी में एक हीमोग्लोबिन नाम का मॉलिक्यूल है। यही हीमोग्लोबिन है जो कि ऑक्सीजन का कैरियर है, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। ये देखो, आपका ये आरबीसी है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, और यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करता है, यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करता है। तो ये बोल रहा है, आरबीसी कैरीज ऑक्सीजन यूजिंग हीमोग्लोबिन, यानी आरबीसी हीमोग्लोबिन की सहायता से ऑक्सीजन ले जाने का काम करती है, राइट। हाँ, चलो, बहुत बढ़िया। तो ये चीजें आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, ऑक्सीजन इन आरबीसीज इज मेनली कैरीड बाय, यानी आरबीसीज में देखो, आरबीसी तो ऑक्सीजन को कैरी करता है, करेक्ट, लेकिन ऑक्सीजन जो आरबीसी, ये तो करेक्ट करता है, लेकिन आरबीसी में ऑक्सीजन को कैरी कौन करता है ना? बताओ, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, न्यूक्लिक एसिड। देखो ध्यान से, सिंपल सा सवाल है। हाँ भाई, ऑक्सीजन को कैरी कौन करता है? आरबीसी। लेकिन आरबीसी में भी ऑक्सीजन को कैरी करने का काम कौन करता है? तो आरबीसी का भी मुख्य जो है वो है हीमोग्लोबिन। क्या है? आरबीसी में ऑक्सीजन को मुख्य रूप से किसके द्वारा ले जाया जाता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा। और याद रखना, हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन ही है वो पिगमेंट जिसकी वजह से रेड कलर आता है ब्लड का, इसी की वजह से रक्त का लाल कलर देखने को मिलता है। इसी वजह से रक्त का कलर कैसा होता है? लाल रंग का देखने को मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, एंटोमोफिलस फ्लावर्स आर, बॉटनी का क्वेश्चन है, 2024 में पूछा हुआ सवाल है। कीट परागन, एंटोमोफिली मतलब इंसेक्ट के द्वारा उसमें पॉलिनेशन होता है। तो एंटोमोफिलस वाले फूल कैसे होते हैं? देखो भाई, एंटोमोफिलस क्या होता है समझो। ये देखो, एंटोमोफिली है, यानी कि बड़े बड़े फूल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंसेक्ट्स के द्वारा, जैसे इंसेक्ट समझते हो, जैसे हनी बी के द्वारा, भौरैया के द्वारा जो उसका पॉलिनेशन होता है, यहाँ से इसका पॉलिन ग्रेन लिया, उसके स्टिग्मा पे चला गया, है ना। तो इसके लिए फूल को कैसा होना चाहिए? फूल को रसदार होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, अच्छा इसमें सेंट होना चाहिए, प्लस अच्छा इसका कलर होना चाहिए, ताकि इंसेक्ट्स इसके ऊपर अट्रैक्ट हो, इसके ऊपर बैठेगा तभी तो परागन होगा, यानी पॉलिनेशन होगा। तो वही वाली बात है। एंटोमोफिलस फ्लावर्स कैसे होते हैं? यानी जो इंसेक्ट्स से पॉलिनेटेड फ्लावर इंसेक्ट के द्वारा होते हैं, वैसे फ्लावर स्मॉल नहीं, तनिको का फ्लावर होगा तो कैसे उसमें इंसेक्ट बैठ भी नहीं पाएगा। वेरी लार्ज साइज, बहुत बड़ा होता है क्या? थरिया बराबर होता है क्या? नहीं। लार्ज, हाँ लार्ज तो होता है, ठीक है, लार्ज होता है। कलर्ड, हाँ अच्छा कलर भी। सोई यानी अच्छा शो करे, एंड सेंटेड अच्छा खुशबू हो, सुगंधित हो। तो बड़े रंगीन
और आकर्षक होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, वैसे फ्लावर्स एंटोमोफिलस फ्लावर्स होते हैं, यानी इंसेक्ट द्वारा पॉलिनेटिंग फ्लावर्स होते हैं। तो ये बोल रहा है एंटोमोफिलस फ्लावर्स आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स, किसके द्वारा, इंसेक्ट्स के द्वारा। यानी एंटोमोफिलस फूलों का परागण किसके द्वारा होता है, कीट के द्वारा होता है, इंसेक्ट्स के द्वारा। और इसी इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये फ्लावर्स क्या होते हैं, यूजुअली लार्ज होते हैं, ब्राइटली कलर्ड होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, सेंटेड होते हैं, ताकि अट्रैक्ट कर सके पॉलिनेशन के लिए। वही बोल रहा है ये फूल आमतौर पर बड़े, रंगीन और आकर्षक और सुगंधित होते हैं ताकि कीटों को आकर्षित किया जा सके। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, आपने जवाब देना है ना। बताओ भाई, एंटोमोफिलस पॉलिनेशंस ऑकर्स थ्रू, बताओ क्वेश्चन में ही आंसर है एंटोमोफिलस, एंटोमोफिलस इंसेक्ट्स, एंटोमोफिलस इंसेक्ट्स। याद रखना एंटोमोफिलस परागण किसके द्वारा होता है, तो इंसेक्ट्स के द्वारा होता है। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो फाइनली आज का रैंकर सीरीज का टॉप 10 क्वेश्चन यही था। एंड सभी बच्चे फटाफट से इसका पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल, वहां से मिल जाएगा। क्लासेस का नोटिफिकेशन चाहते हैं, व्हाट्सअप चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जुड़ जाइए, तो वहां से आपको क्लासेस का लिंक, क्लासेस का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा। एंड जो बच्चे प्रॉपर फोल्डर में सब कुछ चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट रैंकर सीरीज का, तो उदित फार्मेसी आपको इंस्टॉल करिए, कोर्सेज विजिट करिए, एंड वहां से आपको फ्री पीडीएफ नोट्स रैंकर सीरीज का, वीडियोस वगैरह भी वहां पर अवेलेबल हो जाएगा बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं यह लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा एंड चीजें आपको सीखने को मिली होंगी। एंड ये रैंकर सीरीज आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा, आप अपना कॉमेंट में, पहला क्लास है तो जोरदार कॉमेंट करिएगा सारे बच्चे, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि सभी लोग पढ़ें और सबको बेहतर कॉलेज मिले। एंड थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड जितने भी छात्र एंट्रेंस एग्जाम के हैं सभी से रिक्वेस्ट है, मिथिलेश सर ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, यहां पर मोर देन 20,000 प्लस फार्मा एस्पिरेंट्स यानी फार्मेसी फील्ड के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर अपना करियर फार्मेसी फील्ड में देख रहे हैं तो मिथिलेश सर ऑफिशियल को फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहां पर आपको एक एम्बियंस मिलता है फार्मेसी स्टूडेंट्स का, जिससे आपको हर एक चीजें अपडेट मिलता रहेगा एंड आगे क्या करना है, कैसे करना है, क्लैरिटी मिलती रहेगी। ठीक है, बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप सभी लोग एक अपना प्यारा सा कमेंट करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।